ऐसी में अपेक्षा भविष्य की पीढ़ी से, और जैसा कि मैंने कहा भविष्य की पीढ़ी सबसे पहले हमारे समक्ष छात्र और छात्राएं हैं। तो खूब पढ़ना है, खूब लिखना है और खूब याद करना है, और परीक्षा भवन में बैठ करके पूर्ण मनोयोग से अपने याद किए हुए को, अपने अध्ययन किए हुए को प्रश्नों के रूप में जो हमारे से पूछा जा रहा है, उन प्रश्नों को उत्तर के रूप में हमें सफलता प्राप्त करनी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे सामने प्रकट हुए हैं लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे, और काफ़ी ये एक अलग है बात, लेकिन असल चीज़ ये है कि एक बड़े विद्वान हैं। आपने प्रोफेसर सुमेर चंद हम कह सकते हैं। आप वर्सटाइल व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपने लॉ से पीएचडी किया है और 5-6 विषय में, शायद मैं कम बोल पा रहा हूँ, पीजी किया है, और आपकी विद्वता काफ़ी है और बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं। समाज सेवा भी कंटिन्यू निरंतर कर रहे हैं। तो आपसे देखिए, रिकॉर्डिंग की वजह ये रही कि जो भी कोई विद्वान है, कुछ जिसने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, तो मैं उस पल को वीडियो में रिकॉर्ड करता हूं ताकि उसका अनुभव समाज में जाए। तो ये है, आपका स्वागत है सुमेर चंद जी, बहुत बहुत। आप हमें ये बताइए कि कैसे कैसे आपका क्या क्या अनुभव रहा। आप अपने अनुभव जो है हमारे ख़ास तौर से व्यूवर्स से और विद्यार्थियों से थोड़ा शेयर कीजिएगा। आप थोड़ा क्लोज आ जाइए। हाँ, अब एज इट इज आप बात कीजिए, तो जैसे एकदम नॉर्मल होकर के, कंफर्टेबल होकर के। डॉक्टर साहब देखिए जी, विद्यार्थियों के मार्गदर्शक के रूप में या विद्यार्थियों को कुछ देने के रूप में जो व्यक्ति कोई क्षमतावान हो सकता है, तो वो वही होगा जिसका विद्यार्थी जीवन स्वयं में भी बहुत विस्तारित और लंबा रहा हो। जी, मैं आपके महाविद्यालय में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये महाविद्यालय डोईवाला में, जैसा सर्वविदित है, स्थापित है। यहाँ यह मेरा जन्म स्थान है और 65 वर्ष पूर्व मेरा जन्म डोईवाला क्षेत्र के बहुत ही लघु ग्राम बाजावाला में हुआ। जी, और मैंने यहीं से बेसिक प्राइमरी पाठशाला में 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण की, खैरी मार्कम ग्रांट में, और दर्जा 6 से दर्जा 8 तक जूनियर हाई स्कूल अर्थात पूर्व माध्यमिक विद्यालय डोईवाला में 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, जो रेलवे स्टेशन डोईवाला के बिल्कुल सामने पड़ता है विद्यालय। उसके उपरांत 9, 10, 11 और 12 की कक्षाएं मैंने अर्थात 1974 में हाई स्कूल और 1976 में इंटरमीडिएट गड्ढा कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला से उत्तीर्ण किया, और 1978 में ग्रेजुएशन और 1981 में लॉ ग्रेजुएशन और 1983 में एजुकेशन ग्रेजुएशन अर्थात बीएड, और 1985 में राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, और 1987 में समाज शास्त्र में दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन, और 1989 यानी 1989 में तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ मैंने जी उत्तीर्ण किया। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जो उत्तर भारत का जाना माना कॉलेज और गढ़वाल विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा महाविद्यालय, सब जानते ही हैं, माना जाता है। उस वहाँ का मेरा रहा। उसके बाद लगभग 32 वर्षों के बाद मैंने विधि में पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एलएलएम
प्रथम श्रेणी के साथ 71% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। और उसके उपरांत मेरा मृत्युदंड के ऊपर, कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, फौजदारी कानून में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंडिया के विशेष संदर्भ में डॉक्टरेट यानी शोध कार्य रहा। और उक्त विषय में शोध संपन्न हो जाने के पश्चात मुझे सन 2016 से 19 के सत्र में जो शोध कार्य संपन्न होने के पश्चात डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। दीक्षांत समारोह पूर्वक वो महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल माननीय श्री गुरमीत सिंह जी के कर कमलों से प्राप्त हुई। तो ये मेरा, तो इससे ये साबित होता है कि देखिए 32 साल बाद, एक तो आपने 3 या 4 सब्जेक्ट में पीजी किया और 32 सालों के बाद फिर आपने एलएलएम किया, लॉ से पीजी किया, तो इससे आपके मतलब क्या कहते हैं कि लर्निंग एटीट्यूड का पता चलता है। ये किसी भी इंसान का ग्रोथ माइंडसेट है, लर्निंग एटीट्यूड है कि एक आदमी 32 साल के बाद, तो ये बड़ी मतलब प्रसन्नता का विषय है। इतनी ऊर्जा लाना, इतनी कि 30 साल बाद, 32 साल बाद एक नए सब्जेक्ट से पीजी करना, फिर उसमें पीएचडी करना, उसके बाद ये अपने आप में बहुत। और संपन्नता के पश्चात जी डॉक्टरेट जो अवार्ड हुई उसको दीक्षांत समारोह में प्राप्त कर लेने के बाद मैंने अगले सत्र में फिर एमएड की उपाधि भी प्रथम श्रेणी में अर्थात 74.0208% के साथ प्राप्त की। तो इस प्रकार मैंने जैसा कहा कि मेरा छात्र जीवन का एक लंबा विस्तारित जीवन रहा, इसलिए मैं अपने इस उच्च शिक्षा जी और उससे पूर्व माध्यमिक शिक्षा और उससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी जो 3 भाग मेरी शिक्षा के रहे हैं, तो प्रथम सोपान मेरी शिक्षा का अर्थात प्राथमिक शिक्षा का वो तो माता पिता और परिवार के जिम्मे रहा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा का जो मेरे अपने स्वयं के भरोसे पर रहा, अर्थात उस समय मुझे बेहद परिश्रम के साथ लगन और निष्ठा का परिचय देना पड़ा और स्वयं द्वारा अर्जित और उपार्जित संसाधनों से मैंने माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की। और तदुपरांत उच्च शिक्षा में, जैसा मैंने कहा कि 1976 में मेरा डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देहरादून से उच्च शिक्षा का अध्याय प्रारंभ हुआ, जो जाकर 1989 और 90 के वर्ष में समाप्त हुआ। और उसके बाद मैंने कहा कि जैसा कि मैंने अवगत कराया कि विधि में स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन और विधि में डॉक्टरेट यानी शोध, और उसके बाद शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएड, उसके बाद ये मेरे वरिष्ठ उम्र के पड़ाव के उच्च शिक्षा के अध्ययन सोपान हैं। पूरी जिंदगी आपने स्टूडेंट लाइफ में गुजारा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं तो अच्छा सर, माननीय डॉक्टर सुमेर चंद जी, मैं आपको ये बताऊंगा कि फिर आपका ये जो सफ़र है, फिर आप लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, फिर इसके बाद आप जो है ना उससे पहले स्टूडेंट यूनियन में भी बहुत लंबे कार्यकाल तक डीएवी में रहे, जो कि बड़ा मतलब डीएवी देहरादून का बहुत बड़ा कॉलेज और सम्मानित कॉलेज माना जाता है। तो उन सफ़र को बताइए, कैसे लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल में आपका क्या क्या मतलब अनुभव है और एक स्टूडेंट को किस तरह होना चाहिए जो आपने पाया, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए एक इंसान में होलिस्टिक अप्रोच में। हाँ, तो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने की प्रवृत्ति
वाला छात्र अपनी माध्यमिक शिक्षा के 11वीं और 12वीं के कक्षाओं के पड़ाव में ही हो गया था और छात्राओं की कुछ जरूरी और छात्र जीवन की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर मेरी रुचि बनी रहती थी जी। और वह रुचि जब मैं 1976 के दशक में डीएवी पोस्ट ग्रेड कॉलेज में आया तो वह छात्र छात्राओं की समस्याओं से जूझने की और उन समस्याओं के निराकरण की और उन समस्याओं के निराकरण के पश्चात आत्मसंतुष्टि और एक छात्र वर्ग में काम करने वाले छात्र के लिए संतुष्टि की बड़ी बात मैं समझता था, जो कि मुझे उससे संतुष्टि मिलती रही। और मैं 1976 से 1989-90 तक लगातार 13 वर्षों तक छात्र छात्राओं के मध्य रह कर के जो मेरी रुचि बनी रही, उसी का परिणाम था कि 1985 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी मुझे डीएवी पोस्ट ग्रेड कॉलेज में लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद मैं 1991 से 2001 तक 10 वर्षों तक मैं विधि संकाय डीएवी पोस्ट ग्रेड कॉलेज में विधि का प्राध्यापक रहते हुए वहाँ छात्र छात्राओं को का अध्यापन भी कर सका और एक प्रवक्ता विधि संकाय के रूप में भी स्थापित कर सका। इसके साथ साथ क्योंकि उस ज़माने में ऐसा था कि जो विधि संकाय में प्राध्यापक होते थे उनके लिए आवश्यक समझा गया था कि वो एलएलबी और एलएलबी के साथ साथ 10 वर्ष का व्यावसायिक विधिक क्षेत्र का अनुभव अर्थात अधिवक्ता के रूप में उनकी अनुभवशीलता उसमें निर्धारित की गई थी। तो उसी कड़ी में सन 1981 में एलएलबी यानी विधि स्नातक होने के पश्चात 1983 के समय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बार काउंसिल से मैं नामांकित हुआ और अधिवक्ता के रूप में मैंने देहरादून जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं के मध्य अपने को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से नामांकित होकर बार एसोसिएशन देहरादून से अपने को संबद्ध किया और वर्षों तक बेसहारा अर्थात आर्थिक संसाधनों की कमी में जो छात्र छात्राएं अध्ययन करते थे उनको विधिक सेवाएं, उनकी विधिक सहायता, उनके विधिक प्रकरणों और उनके विषयों में अपने स्तर से मदद करना और एक मददगार के रूप में उनके समक्ष खड़े रहना, ये मेरी रुचि का विषय था। जो मैंने अपने विधि क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात और उसके बाद विधि संकाय डीएवी पोस्ट ग्रेड कॉलेज में प्राध्यापक रहते हुए अपने दायित्व के रूप में निर्वहन किया। उसके उपरांत एक ऐसा भी समय मेरे साथ में मेरे जीवन में जुड़ा कि जब मैं छात्र राजनीति में रहते हुए राष्ट्रीय छात्र संगठन, जिसे हम नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई कहते हैं, मेरा छात्र राजनीति का प्रारंभिक दौर इस संगठन से प्रारंभिक काल माना जा सकता है जी। और उसके उपरांत युवाओं के बीच में उस समय कांग्रेस का ज़माना था और युवक कांग्रेस में भी मैं स्थापित रहा और इस समय ये सारे कालखंड को जीते हुए फिर एक लंबे अरसे के बाद मुझे ऐसा सुखद अवसर मिला कि मैं एक संवैधानिक जिम्मेदारी को निर्वहन करने के योग्य उसकी पात्रता में महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा सदस्य उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया। नियुक्ति देकर के मुझे इस संवैधानिक दायित्व के योग्य समझते हुए इस संवैधानिक कार्य को निर्वहन करने का अवसर प्राप्त हुआ और यह अवसर
29 अगस्त 2013 से 28 अगस्त 2019 तक प्राप्त हुआ। 6 साल हाँ, लंबी हो। और ये मेरा सुखद अवसर रहा और सुखद अनुभूति रही, विशेषकर तब जब मैं अपने कार्यकाल की अवधि प्रारंभ होने अर्थात 29 अगस्त 2013 से 28 अगस्त 2019 तक सम्मान के साथ जाने के पश्चात सम्मान के साथ वापस लौटने की सुखद परिणति मुझे अपने संवैधानिक दायित्वों और कर्तव्यों को पूर्णता प्रदान करने के पश्चात प्राप्त हुई। ये इसे मैं बड़ी उपलब्धि अपनी मानता हूँ। नहीं, ये तो ये मेरे बहुत जीवन बड़ी का उपलब्धि है। और देखिए, ये आपकी बड़ी उपलब्धि और मेरी उपलब्धि ये है कि आप मेरे बड़े भाई हैं और आप हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप हमसे ये बात बोल रहे हैं और हमारे द्वारा पब्लिक को ये बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा संवैधानिक दायित्व जो आम तौर पे मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये सही में बहुत खुशकिस्मती है और आपने उसको बहुत अच्छे से निर्वहन किया। तो जो ख़ास तौर से प्रोफेसर्स हैं और जो वैसे युवा हैं जो समाज में और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है उनको कैसे कैसे मतलब प्रोसेस करना चाहिए अपने आप को कि वो आगे बढ़ें, वो देश को कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग ना समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करें, तो आगे कैसे कैसे वो अपना योगदान दे। ये डॉक्टर साहब आप चाय भी लेते रहिए क्योंकि ये इसमें मतलब औपचारिकता की बात नहीं है, साथ साथ में आप चाय आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ये बड़ा सौभाग्य है कि आपकी वजह से लोगों को फायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब, आपने जो मेरे से अपेक्षा की कि छात्र छात्राओं को अर्थात भावी पीढ़ी को हाँ, और विभिन्न वर्गों में जन्मित ऐसे महानुभाव जो समाज सेवा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रसिद्धि और अपनी मशहूरी और अपना स्वयं का परिचय स्थापित करके चलना चाहते हैं, उनको कैसे स्थापित होना, उनको कैसे उस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों का, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना है, आपने मेरे से ये अपेक्षा की है। तो डॉक्टर साहब, मेरा यही कहना है कि व्यक्ति को कभी भी स्थापित होने से पहले महत्वपूर्ण ओहदेदारी या जिम्मेदारी पर या बड़े प्रतिष्ठित स्थिति में जाने पर और उससे पहले भी और उसके उपरांत भी बराबर अपने उस क्रम को जारी रखना चाहिए जो क्रम समाज को दिशा देने वाला हो, उसकी भूमिका से, उसकी सक्रियता से। और जब मैं कह रहा हूँ समाज को दिशा देने वाला, तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये लगाया जाए कि भावी पीढ़ी। और भावी पीढ़ी हमारी प्रथम दृष्टया जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो अध्यापन करने वाले गुरुजनों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन पर हमें दृष्टिपात करना होगा कि उन्हें सामान्य स्थिति में भी और जब वो कोई प्रतिष्ठित स्थान शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में प्राप्त कर लें, तब भी उनकी स्वाभाविकता में यह सम्मिलित रहना चाहिए कि हम इस राष्ट्र के हैं और इस राष्ट्र के समाज के हैं और मानव समाज के हैं और हम महत्वपूर्ण हैं। यानी हम समाज और राष्ट्र के लिए और भावी पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा एक एक कदम, एक एक हमारी भूमिका और एक एक हमारा दिन और एक एक महीना और एक एक वर्ष समाज के लिए, अपने अन्य दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए समर्पित रहना चाहिए जहाँ जहाँ भी हम स्थापित हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब मैंने आपके समक्ष रखा कि सुमेर चंद्र रवि के रूप में मैंने जो अपना शैक्षिक पड़ाव
और लेते रहिए, कंफर्टेबिलिटी से बात कीजिए जी। अपना शैक्षिक पढ़ाओ और अपना दायित्वों का पढ़ाओ जी और अपने छात्र राजनीति, युवा राजनीति और जो प्रौढ़ राजनीति है, इसको मैंने कुछ महानुभावों के समक्ष और मेरे साथी संगियों के समक्ष या सहयोगियों के समक्ष राजनीति के रूप में मेरी भूमिका दिखाई दी होगी, लेकिन मैंने इसको सदैव सामाजिक रूप में निर्वहन किया और सामाजिक रूप में अपने को प्रस्तुत किया। यह मेरी सोच और ये मेरी समझ रही है और मेरा दृढ़ विश्वास रहा है सदैव कि मैं राजनीति को सेवा का सर्वोत्तम मार्ग समझता हूँ। राजनीति को सेवा का सर्वोत्तम मार्ग। नेतागिरी एक शब्द है जी, यहाँ समझने की आवश्यकता है, और राजनीति एक अलग शब्द है। तो जब मुझे कोई ये कहता है कि आप नेतागिरी ही कर रहे हैं या छोड़ दिया है, तो मैं अपना सौम्य भाषा के साथ में अपनी टिप्पणी देता हूँ कि नेतागिरी न मैंने की, न मैं कर रहा हूँ, न करूँगा। मैंने राजनीति की थी, राजनीति कर रहा हूँ और राजनीति ही करूँगा। राजनीति का अर्थ है समाज सेवा का सर्वोत्तम मार्ग। बहुत बेहतरीन, राष्ट्र का विकास और उसमें व्यक्ति स्वयं की भी सेवा करता है, समाज की भी सेवा करता है, अर्थात भावी पीढ़ी की भी सेवा करता है, और राष्ट्र और प्रदेश की भी सेवा करता है जी, और अपना अच्छा परिचय भी, प्रभावी परिचय भी बनाए रखता है। और नेतागिरी वह केवल और केवल स्वयं के लिए होती है और उसका रास्ता संकीर्ण होता है, उसका रास्ता तंग होता है और उसका रास्ता नितांत स्वार्थ परक होता है। नहीं, स्वार्थ परक नहीं होता, तो इसलिए मैंने स्वार्थ परक होता है। नेतागिरी स्वार्थ परकता पर आधारित है और राजनीति जो है निर्माण पर आधारित है, समाज पर निर्माण पर आधारित है। वो निर्माण करती है जी। तो जैसे मैं आज भी सेवा काल, अपना संवैधानिक सेवा काल समाप्ति के पश्चात भी ONGC देहरादून संवैधानिक दिवस के अर्थात 26 नवंबर के उपलक्ष्य में, ये नवंबर का महीना चल रहा है, 26 तारीख का दिन आने वाला है। इस दिन हमारे राष्ट्र निर्माताओं में से और संविधान निर्माताओं में से एक महत्वपूर्ण भारत की संविधान सभा के माननीय सदस्य रहे और भारत की संविधान सभा की जितनी महत्वपूर्ण उप समितियाँ रही, उन उप समितियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उप समिति अर्थात भारत के संविधान की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके माननीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को संविधान प्रस्तुत किया था और 26 जनवरी 1950 की उस तिथि के अनुसार जो 26 जनवरी के रूप में हमारे समक्ष आती है, उतना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में स्थापित होने से इसलिए रह गई कि उस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध स्थापित नहीं हो सके थे जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में स्थापित कर लिए गए। इस कारण 26 जनवरी की तिथि गणतंत्र दिवस के रूप में आज स्थापित है और अति महत्वपूर्ण है। और 26 नवंबर 1949 की तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन 26 जनवरी की भांति वो उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकी। तो ये अवसर था विगत 2-3 वर्ष पहले का, जब 26 नवंबर 1949 के शुभ उपलक्ष्य में ONGC में मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे 26 नवंबर 1949 के उपलक्ष्य में कुछ कहने का और अपने विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वहाँ मुख्य वक्ता के रूप में, इसी प्रकार BHEL हरिद्वार में भी मुझे वहाँ के
जो एसोसिएशन के महत्वपूर्ण महानुभाव हैं, वहाँ के सम्मानित अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनकी महत्वपूर्ण कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण साथी हैं, उन्होंने भी 26 नवंबर के दिन आज से 1-2 वर्ष पहले मुझे ससम्मान आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के रूप में, और सम्मान देते हुए मुझे अपने विचारों को 26 नवंबर 1949 के संदर्भ में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तो इसी कड़ी में मैं अग्रिम 26 नवंबर 1949 के याद में इस तिथि के महत्वपूर्ण अवसर को हम अपनी स्मृतियों में रख सकें जी। एक बड़े शैक्षिक संस्थान में जाने का भी शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा है, मैं उसमें जाऊंगा। और एक अन्य स्थान उत्तर प्रदेश में भी मुझे इस दिन के अवसर पर उत्तराखंड में तो इस दिन के उपलक्ष्य में जी 1-2 दिन के पश्चात मुझे अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन इस ही दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 के दिवस को याद करते हुए 26 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड के पश्चात प्रारंभिक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ उस स्थान पर किसी महाविद्यालय का शिलान्यास भी होना है इस शुभ दिवस पर, और वहाँ भी मुझे जाने का मुख्य रूप से अवसर मिल रहा है, वहाँ भी मैं जाऊँगा। तो मैं भावी पीढ़ी से यही अपेक्षा करूँगा कि आप अपने छात्र जीवन में छात्रों की राजनीति करते हुए, जिसे छात्र राजनीति कहते हैं, और जो विशुद्ध छात्र सेवा कहलानी चाहिए, उसमें आप सक्रिय रहकर, अति सक्रिय रहकर उसमें तो काम करें ही, लेकिन जो हमारा इन सारी बातों को करने का मुख्य उद्देश्य है वो है अपना स्वयं का निर्माण करना, और स्वयं के निर्माण करने के पश्चात राष्ट्र और प्रदेश के साथ साथ में मानव कल्याण में एक युवा और छात्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना, ये भी उसका बड़ा उद्देश्य है, जो सीधे तो दिखाई नहीं देता, परोक्ष रहता है वो जी। लेकिन उसका प्रदर्शन जब हम सेवा भाव से करेंगे तो वह परिलक्षित होगा। तो मैं भावी पीढ़ी से, छात्र छात्राओं से यही अपेक्षा करूँगा कि वो अपने जीवन में पढ़ाई अर्थात अध्ययन तो करें ही, लेकिन अध्ययन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ और गंभीरता से पढ़ाई के साथ साथ इस उद्देश्य से पढ़ाई का निष्पादन करें अपनी उपाधि प्राप्त करने के लिए कि अच्छे अंकों को वो धारित करते हुए, अच्छे छात्र और अच्छे छात्र नेता कहलाते हुए वो अगली कक्षा में जाएं, और अगली कक्षाओं को पार करते हुए अपने को भविष्य में एक अच्छे नागरिक के रूप में वो स्थापित करें। और हमारी अपेक्षा भी रहती है, और मेरी तो मान्यता है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई और हमारे उत्तराखंड के निर्माण की लड़ाई हुई, तो उसमें महिलाओं का और उसके बाद यदि किसी का बड़ा योगदान है तो छात्रों और युवाओं का है जी। तो छात्र और युवा शक्ति का है सबसे बड़ा योगदान। महिला शक्ति, मातृशक्ति के बाद मातृशक्ति को मैं प्रथम मानता हूँ उत्तराखंड निर्माण में विशेषकर, और दूसरे स्थान पर युवा और छात्र शक्ति को मानता हूँ, और फिर आम जनमानस की महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो किसी भी विभाग के कार्मिक थे अर्थात कर्मचारी थे, किसी भी विभाग के वो वेतन भोगी हमारे महानुभाव थे, हमारे साथी थे, उन्होंने उत्तराखंड के निर्माण में अपनी महती योगदान की स्थिति में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। और यही जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो हमारे जितने क्रांतिकारी थे वो या तो छात्र जीवन में थे और या छात्र जीवन से गुजर कर वो थोड़ा ही आगे गए थे, लेकिन वो युवा थे या छात्र थे और उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान किया। और क्रांतिकारियों में तो चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खां हो, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त सुखदेव और भगत सिंह, और चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ये सभी युवा शक्ति के, और गणेश शंकर विद्यार्थी हों, ये सब युवा शक्ति के प्रतीक थे। और इन्होंने युवा शक्ति को बहुत बड़ा ऊर्जा प्रदान करने का काम किया, और जिससे भारत से अंग्रेजी हुकूमत का आसन डोला। बिल्कुल। और उन्होंने
अंग्रेजी हुकूमत के आसन को हिला करके रख दिया और इन क्रांतिकारियों और इन शूरों और महावीरों के कारण हमें स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में 15 अगस्त के बाद सेलिब्रेशन करने का, मनाने का अवसर मिला। तो हमें यही कहना है अपने भावी पीढ़ी से, छात्र छात्राओं से, कि जिस कीमत को चुका करके हमारे शूरवीरों ने, हमारे तत्कालीन छात्र नेताओं ने, हमारे तत्कालीन युवा नेताओं ने अपने अग्रजों के साथ, गांधी जी के साथ, गांधी जी सहित अन्य तमाम राष्ट्र निर्माताओं के साथ खड़े होकर भारत माँ को आज़ादी दिलाने का काम किया, भारत माता को मजबूती के साथ स्थापित करने का काम, फिरंगियों से परतंत्रता की बेड़ियों को छुड़ाने का काम किया। तो यह बेड़ियां छुड़ा करके हमने परतंत्रता के स्थान पर स्वतंत्रता स्थापित की। तो यह स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर जा न पाए, इसकी तरफ कोई आंख भर के उठा न पाए, और हमारी आज़ादी के और हमारे देश के ऊर्जा और मजबूती को, हमारी ताकत को और हमारी शक्ति को कमज़ोर न कर पाए। और हमें इसके लिए हर समय उसी तरह तैयार रहना है जैसा उत्तराखंड के शूरवीरों को उत्तराखंड निर्माण में तैयार रहना पड़ा। और इससे पूर्व संपूर्ण भारत को, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए तत्पर रहना पड़ा था। और आगे आकर के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तत्पर रहना पड़ा था। और हमने अपने प्राणों की आहुति भी दी। और यदि हम आहुति न दे सके तो प्राणों की आहुति अर्थात बलिदान जैसा बलिदान हमारे कर्तव्य निष्ठा का, हमारी कर्तव्य प्राणता का हमारे देश ने, हमारी भारत माता ने हमारा देखा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने हमारी कुर्बानी के उस सैलाब को, कुर्बानी के उस इतिहास को, कुर्बानी के उस समर्पण भाव को और हमारी समर्पित यात्रा को उन्होंने देखा। तो जब इतनी कुर्बानी की यात्राएं हमने अपने पूर्व के छात्र नेताओं से, अपने पूर्व की बहनों से और अपने पूर्व के युवा नेताओं से और अपने अग्रजों से देखा है, और इस आज़ाद भारत को हम आज़ाद भारत के नागरिक के रूप में देख रहे हैं, तो ये हमसे जा न पाए और हम इसका कारण न बने कि देश कमज़ोर हुआ है। हम इसका कारण बने कि देश हमारी वजह से मजबूत बना है, मजबूत बन रहा है और मजबूत बनेगा। तो इसलिए प्रदेश की सरकार में, प्रदेश के नेतृत्व में हमारी आस्था सदैव बनी रहनी चाहिए। राष्ट्र के नेतृत्व में, राष्ट्र के नेतृत्वशील नेतृत्व में हमारा समर्पण सदैव बना रहना चाहिए। और हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कमज़ोर हो, अपितु मजबूत हो, अपितु मजबूत हो। तो हमें अपने शूरवीरों से, हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, उसमें मातृशक्ति भी है, हमारी युवा शक्ति भी है, हमारी छात्र शक्ति भी है, हमारे किसान और हमारे कर्मचारी और हमारे तमाम मेहनतकश जमात के लोग हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर खड़े होकर अपनी निजी स्वार्थों को त्याग कर, उन्हें तिलांजलि देकर भारत को मजबूती देने का काम आज़ादी के महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करते हुए किया जी। और हमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, स्वर्गीय गांधी जी को और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और जैसा मैंने कहा कि अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी को सदैव याद रखना चाहिए, जो इकट्ठा हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और हमें आज़ादी दे गए। इसी प्रकार शहीद आजम भगत सिंह और तमाम उनके साथी राजगुरु सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को और अनगिनत ऐसे नाम जो आज़ादी दिला गए, कुर्बानी दे करके हमें भारत स्वतंत्र रूप से दे गए, लेकिन हमारे संज्ञान में, हमारे इतिहास के पन्नों में वो दर्ज होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन अनगिनत नामों को भी हमें सदैव
नमन करके चलना है जी। उनको सलाम और सैल्यूट करके चलना है और झुक करके नमन करके उनके बड़े चरित्र को, उनके कुर्बानी के इतिहास को नतमस्तक होकर के यादाश्त बना करके हमें अपने जीवन के हर कदम पे, हमें हर दिन पर, हमें हर लम्हे पर उन्हें याद रखना है। ऐसी में अपेक्षा भविष्य की पीढ़ी से, और जैसा कि मैंने कहा भविष्य की पीढ़ी सबसे पहले हमारे समक्ष छात्र और छात्राएं हैं। तो खूब पढ़ना है, खूब लिखना है और खूब याद करना है और परीक्षा भवन में बैठ करके पूर्ण मनोयोग से अपने याद किए हुए को, अपने अध्ययन किए हुए को प्रश्नों के रूप में जो हमारे से पूछा जा रहा है, उन प्रश्नों को उत्तर के रूप में हमें सफलता प्राप्त करनी है। उत्तर उनका हमारे पास सही हो तो हमारा भविष्य निर्माण सही होगा, और जब भावी पीढ़ी सही होकर के राष्ट्र में प्रवेश करती है, राष्ट्र के महानुभावों के बीच में प्रवेश करती है, तो राष्ट्र भरोसा करता है अपनी भावी पीढ़ी से कि वो राष्ट्र को शक्ति प्रदान करते रहेंगे, राष्ट्र का निर्माण करते रहेंगे। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के ही 4 ऐसे वैज्ञानिक निकले जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज में जन्मित होकर और अपनी मेहनत के बल पर चंद्रयान 3 का हिस्सा बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और तमिलनाडु से आरक्षित श्रेणी के 2 ऐसे महानुभाव हैं वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान के 3 सोपान की उस यात्रा में सहभागी होकर के बड़े वैज्ञानिक के रूप में, अनुभवी वैज्ञानिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। तो हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। और ये जिनके मैंने नाम लिए वो अति साधारण पृष्ठभूमि के विद्यालयों में, यहाँ तक कि मदरसे तक में उन्होंने अध्ययन किया, बेसिक प्राइमरी पाठशाला में अध्ययन किया। तो इसलिए यह भी मिथक हमें तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका वो परिश्रम और मेहनत और लगन का शैक्षिक पृष्ठभूमि का इतिहास, कि हम यह धारणा न रखें सदैव कि बड़े और महत्वपूर्ण और खर्चीले शिक्षण संस्थानों में जाकर ही हम अपने राष्ट्र के वैज्ञानिक बन सकते हैं और बड़े अनुभवी समाजशास्त्री और राष्ट्र निर्माता बन सकते हैं। अपितु हम छोटी से छोटी पाठशाला, वो किसी भी माध्यम से संचालित हो, उसमें पढ़ लिख कर भी हम बड़े वैज्ञानिक और बड़े समाजशास्त्री, बड़े राजशास्त्री और बड़े राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में हम अपना स्थान प्राप्त करके अपने को स्थापित कर सकते हैं। बेशक, बहुत यह मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत अर्थपूर्ण रहा सर। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत ही व्यापक, और विद्यार्थियों नहीं पूरे राष्ट्र को आपने बहुत ही व्यापक और बहुआयामी अर्थपूर्ण बात बताया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं तो चाहूँगा कि अभी हमारे पास बहुत प्रश्न था और आपके पास समय का अभाव है, तो मैं तो चाहूँगा कि और एक बार एक सीटिंग और करेंगे आपके। बिल्कुल। बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे, वो और पूछेंगे क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं और आपसे अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।